जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना। Hello students, welcome to the YouTube channel of Seal Defense Academy Lucknow. So I am going to discuss about definite integration. ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर कौन सा हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो सारा प्रोसेस जो है इसमें जो भी हम प्रोसेस फॉलो करेंगे वो सारा किसका है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही है। बस यहाँ पर लिमिट यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, मतलब जो भी हम इंटीग्रेशन करेंगे वो किन्हीं दो लिमिट के बीच में होगा। ठीक है, चलिए जैसे सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है इसकी देख लेते हैं। लेट फाई ऑफ एक्स बी द प्रिमिटिव, ठीक है, मतलब एंटी डेरिवेटिव। लेट फाई ऑफ एक्स बी द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, मतलब एक फाई ऑफ एक्स फंक्शन है जो एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, और किससे किसके बीच में वो डिफाइंड है, ए से लेकर बी के बीच में। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स, मतलब जो हमने उसको डिफरेंशिएशन करके निकाला वो वैल्यू हमारी एफ एक्स थी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर ए टू बी इज डिनोटेड बाय ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी फंक्शन को हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, फिर वो जो फंक्शन आया उससे फिर से दोबारा हमें जो आपका इनिशियल फंक्शन था उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करने के बाद उसमें हमने लिमिट लगा दी है। जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा उसके बाद में इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो ए लिमिट है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, जो आपका ए है, जस्ट 1 सेकेंड, ए, ठीक है, ये आपका हो गया लोअर लिमिट और ये आपकी हो गई अपर लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जाएंगे। कहां से कहां तक जाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन लेबनिज रूल। इसको आप ना अंडरलाइन कर लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो या फिर जो भी है। ठीक है, पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हो आप, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इससे एक क्वेश्चन आपके एनडीए में हर साल आ रहा है। अच्छा, न्यूटन लेबनिज रूल जो है आपका एओडी में भी यूज होता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मिल सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिल सकता है ना, और लिमिट में भी मिल सकता है, कॉन्टिन्यूटी में भी मिल सकता है और डिफरेंशियबिलिटी में भी मिल सकता है। ठीक है, जहां जहां पे डेरिवेटिव यूज होता है उन हर जगह पे मिलेगा। ठीक है, चलिए द नंबर ए एंड बी, ठीक है, ये जो आपके ए और बी नंबर्स हैं आर कॉल्ड limits of integration and a is called the lower limit and b is called the upper limit. a is called the lower limit and b is called the upper limit, बताया था मैंने अभी। the interval a comma b is called the interval of integration। ठीक है, मतलब a से b की जो लिमिट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। the interval a comma b is also known as range of integration। ठीक है, या इंटरवल कह सकते हो या इसकी रेंज कह सकते हो। हमने इसको यहां से लेकर यहां तक, a से लेकर b तक इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक कि डेफिनेशन क्या हो गई और लिमिट क्या क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में एवरी डेफिनेट इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू। एवरी डेफिनेट इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, मतलब जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे जैसे, तो उसकी एक जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर दो चैप्टर हमको पढ़ने 1 बाय 1 करके। एक आपका पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर दूसरा पढ़ना है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, मान लो जैसे साइन एक्स की बात करेंगे तो साइन एक्स का एक साइड का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। तो अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन हम यूज कर रहे हैं, कहां से लेकर 0 से लेकर 2 पाई तक। यहाँ पर 2 पाई होता है और यहाँ पर 0 होता है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में जो एरिया आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब ही होता है एरिया। ठीक है, वो कितना होता है, 4 यूनिट का। ठीक है, ध्यान रखना ये इतने का 2 होगा। ठीक है, पहले 2 होगा, ऐसे ले लो, इधर 2 होगा। ठीक है, तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम यूज करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि इसका टोटल एरिया जो आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव, तो 2 - 2 कितना होगा, 0। लेकिन अगर यही क्वेश्चन क्या होता कि हम इसको एरिया अंडर कर्व में कर रहे होते, मतलब हम इसको इसकी वैल्यू ने निकाल करके हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते कि साइन एक्स ने 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कितना एरिया कवर किया, तो एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता नहीं, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, 4 आंसर आता है, 2 ऊपर का और 2 नीचे का। ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में और एरिया अंडर कर्व वाले चैप्टर में। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये कि जब हम इसमें करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम लेते हैं, वहां पर न्यूमेरिकल सम लेते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा पॉजिटिव सेंस में।
चलो अब इसके बाद बात आती है एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। When the variable in the definite integral is changed, the substitution in the term of new variable should be affected at 3 places. कभी कभी क्या होता है कि होता क्या कह रहे हैं, when a variable, ठीक है, in a definite integration is changed, the substitution मतलब कहने का क्या है कि यार dx की जगह पे dt आ गया और फंक्शन में x जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पर कुछ मतलब जो भी अफेक्टेड टर्म्स होंगे, कौन कौन से प्लेसेस पर टर्म अफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, वो 3 टर्म होते हैं। पहला टर्म होता है इन द इंटीग्रेंड, फिर इसके बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आपका होता है, और लिमिट्स, ठीक है। ये तीनों चीजें एक ही फॉर्मेट में होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है मैंने। एग्जाम्पल क्या है, if we put phi of x equals to t in the integral, then f of phi of x into phi dash x, then ठीक है a to b f of phi of x into phi dash of x dx बराबर, ये क्या हो जाएगा, phi of a to phi of b phi ft into dt। fx यहाँ पर क्या रख दिया हमने, t रखा, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, जो phi of x थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर ये t हो गई, और ये phi dash था तो हमने इसको dt में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये पूरा टर्म किस में चला गया है, dt में चला गया है, ठीक है। चलिए तो ये सब आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में, तो सारे फॉर्मूले एक साथ रिवाइज करने, फिर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा जितनी भी प्रॉपर्टी है बेटा इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है पेपर में आपको प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a to be fx dx, a to be fx dx, तो a to be ft dt मतलब कहने का कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर सिंबल। क्यों? क्योंकि लास्ट में लिमिट तो लगी था नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पर 2 रखो या y की जगह पर 2 रखो या t की जगह पर 2 रखो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो वेरिएबल चेंज का डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, a to b fx dx बराबर माइनस ऑफ b to a fx dx। अगर हम क्या कर रहे हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनके प्लेसेस को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाय द इंटरचेंज ऑफ द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल द साइन ऑफ द इंटीग्रल इज चेंज्ड, ठीक है। चलो थर्ड नंबर आ जाओ। थर्ड नंबर क्या है, a to b fx dx बराबर a to c fx dx प्लस c to b fx dx। अच्छा इस बात को बहुत ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड हम मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चन है हम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, ऑलमोस्ट हम इसको 1 बाय 1 करके समझेंगे। ये जो c होता है, ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या, ये होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर ये fx जो होता है ना वो सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा होता है x माइनस 1, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू आती है वो 1 आती है, जहां पर वो 0 हो जाएगा वही आपका c पॉइंट होता है, ध्यान रखेंगे। अगर इन जनरल में बात करेंगे तो इन जनरल में अब एक पॉइंट क्या बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिखा होता है x स्क्वायर माइनस 1, तो उसके 2 पॉइंट आते हैं, एक प्लस 1 और एक माइनस 1, तो a to c1 fx dx प्लस c1 to c2 fx dx प्लस cn to b fx dx, ठीक है। बस ये ध्यान रखना यहाँ पर ये चीज और ये चीज मतलब ये क्रॉस वाला सेक्शन, ठीक है, एकदम बराबर होना चाहिए हमेशा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जनरली दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड व्हेन द इंटीग्रैंड has 2 or more rules in the integration interval, ठीक है। दिस इज यूजफुल व्हेन fx इज नॉट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है। अगर मान लो मैंने बोला कि कोई फंक्शन fx है और वो उसको हमें a से लेकर b के बीच में जो है हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बट हो सकता है कि वो फंक्शन बीच में कहीं ब्रेक हुआ हो सकता है कि c बीच में एक पॉइंट ऐसा हो c जहां पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे और इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ वहां भी यूज होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें देखो, ठीक है। दिस इज यूजफुल व्हेन fx इज नॉट कंटिन्यूअस इन a comma because we can break the interval those several integral at the points of discontinuity so that the function is continuous in the subinterval, ठीक है। चलिए नंबर 4th प्रॉपर्टी में आते हैं बेटा, क्वेश्चन बाद में करेंगे एक साथ। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है a to b fx dx बराबर हो जाएगा 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। मतलब अगर 0 to a fx है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टी का सम करके उसमें माइनस कर सकते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, मान लो a to b fx dx होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों प्रॉपर्टी का सम करेंगे, मतलब a प्लस b माइनस x लिख लेंगे, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो 0 to a fx dx बराबर 0 to a f of
a minus x dx. This property can be used only when lower limit is 0. ठीक है, लोअर लिमिट इज 0, ध्यान रखना इस बात को. It is generally used for those complicated integrals whose denominators are unchanged when x is replaced by a minus x. ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी मोस्टली कहां पर लगती है कि it is generally used for those complicated integrals, ठीक है, whose denominators are unchanged when x is replaced by a minus x. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हमारे पास माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन, उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है. अब इसी पार्ट के यहां पर दो केस है. फॉर एग्जांपल एफ एक्स जो था हमारा वो इवन फंक्शन होता, ठीक है, तो एफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो वो तो एफ एक्स ही हो जाना है. तो उस केस में क्या होगा कि ये जो दो बार ब्रेक हो रहा है फंक्शन ये यहां पर, ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो एफ एक्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स एफ एक्स बन जाएगा. ठीक है, और अगर ये ऑड फंक्शन था तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट के कितना दे देंगे, 0 दे देंगे. ध्यान है की बात ये. चलिए आगे आते हैं. इन स्पेशल केस माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, अब ये दो केस आ गए, अगर इवन है तो 2 टाइम एफ एक्स हो जाएगा और अगर ऑड है तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा. अब ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर साल एक क्वेश्चन इंडिया के पेपर में इसका आना ही आना है. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है, 0 टू a एंड 0 टू a. ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रॉपर्टी को. बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर लास्ट में दो पार्ट में ब्रेक तो किया बट लास्ट वाले उसमें क्या हो जाएगा 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही लिखी हुई है कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. ठीक है, कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ एफ एक्स है, मतलब वो ऑड फंक्शन है, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स है तो 2 टाइम हो जाएगा. ठीक है, कह रहे हैं इट इज जनरली यूज्ड टू मेक हाफ द अपर लिमिट. ठीक है, कि अपर लिमिट अगर मान लो थोड़ी बड़ी लगे तो उसको थोड़ा छोटा करने के लिए इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं. ये वो प्रॉपर्टी थी जिसको मैं आप बता रहा था जब 0 टू a वाली प्रॉपर्टी की थी. 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, मतलब दोनों लिमिट का सम करके कोफिशिएंट के साथ में उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है. ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं. 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 1a/2 या 1/2 इंटू a 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, कब? जब ये इवन फंक्शन था. कब हो गए? जब ये इवन फंक्शन था. ठीक है, और a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर b माइनस a और 0 टू 1 एफ ऑफ b माइनस a इंटू एक्स प्लस a इंटू डी एक्स. ठीक है, ये तो थोड़ा स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इनका मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें क्रैश कोर्स के तरीके ही इसको बहुत ही जल्दी से खत्म करना है टॉपिक को. ठीक है, जैसे रिवीजन, तो वैसे भी इससे क्वेश्चन बनना नहीं तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं. ठीक है, बाकी अगर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड. चलो रिडक्शन फॉर्मूले फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन. रिडक्शन फॉर्मूले फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, आप इनको एज ए रिजल्ट याद रखेंगे कि 0 से लेकर इन्फिनिटी है और e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सीधे सीधे होता है b अपॉन में a स्क्वायर बी स्क्वायर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों फॉर्मूले हैं. 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स बराबर b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, तो इसका क्या होगा a अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. थर्ड है हमारे पास, ये हो गया फर्स्ट नंबर. ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल इसको. ठीक है, फिर आते हैं सेकंड नंबर, ये हो गया. अब आते हैं थर्ड नंबर पे. थर्ड नंबर क्या है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन ए टू द पावर n इन प्लस 1. ठीक है, तो इसको भी आप बिल्कुल आप माइंड में सेट कर लीजिए. ठीक है, तीनों ही फॉर्मूले हैं, रिडक्शन फॉर्मूले हैं और डायरेक्ट उनका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स b बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर. 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, तो a अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर. एंड थर्ड है 0 टू इन्फिनिटी
e टू द पावर माइनस ax इंटू एक्स टू द पावर n dx, तो फैक्टोरियल n अपॉन a की पावर n प्लस 1। ठीक है, चलिए लेबनिज़ रूल बताया था मैंने, न्यूटन लेबनिज़ रूल। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एक वैल्यू दे दूं और उस इंटीग्रेशन से आपको उसको डिफरेंशिएट करना हो, लेकिन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम यह है कि जो फंक्शन का वेरिएबल है और जो लिमिट है, लिमिट यहाँ पर एक तो वेरिएबल फॉर्म में होगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ निकालना है, वी लिमिट है u ऑफ x टू v ऑफ x एफ टी डी टी। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसानी समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी इसको देख करके पैनिक नहीं होना कि अरे ये क्या लिखा हुआ इतना हैवी सा फॉर्मूला। ठीक है, ये तो अच्छा, इसके क्वेश्चन जो है इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, पूरा क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद में इसका अलग से बिल्कुल वीडियो बनाएंगे लेबनिज़ रूल पे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ u ऑफ x टू v ऑफ x एफ टी डी टी बराबर f ऑफ v ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v ऑफ x माइनस f ऑफ u ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x। कुल मिला के लैंग्वेज में समझो मेरी बात, जो यहाँ पर आपको फंक्शन दिख रहा है ये वाला एफ टी, एक बार t की जगह पर पूरी पूरी अपर लिमिट रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपर लिमिट f के साथ में आ गई और फिर उसी का डेरिवेटिव निकाल दो, तो उसी का देखो डेरिवेटिव निकाला है। इसके बाद में फिर एक बार माइनस लगाओ और लोअर लिमिट रख दो फंक्शन में t की जगह पर और उसी का डेरिवेटिव निकाल दो, मतलब f ऑफ अपर लिमिट माइनस डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। क्लियर है जी, तो इनको आप याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनको आप याद कर लो। बेटा याद होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। बाकी याद नहीं होता तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, कोई बहुत हैवी इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, काम चल सकता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये 6 फॉर्मूलाज हैं जिनका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस वन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़िया है, बाकी आप प्रैक्टिस अपनी अच्छी से करिए। ठीक है, मैंने पहले बोला एनडीए के लिए आप जो बुक लगाए मंजुल त्यागी एंड पाथफाइंडर, एंड एयरफोर्स के लिए आप आरएस अग्रवाल प्रेफर करिए। ठीक है, बाकी फालतू में टाइम वेस्ट ना करिए लूसेंट एंड ऑल में, और एनडीए वाले बच्चे अपना आरएस के साथ में टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, वो कहने को ऑलमोस्ट हर जगह पे आरएस अग्रवाल कराते हैं एनडीए के लिए, बट वो परफेक्ट बुक नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसके आरएस वाले क्वेश्चन के लेवल से बहुत ऊपर के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, खासकर 2015 के बाद से जितने पेपर हुए हैं। ठीक है, सब में आपके पेपर का जो लेवल है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आता है -4 to 4 x प्लस 2 dx। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि जब भी मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लगाए हैं तो हमेशा मैंने कोशिश की है कि उसको मैंने ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, कि उसको बाय ग्राफ हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको दोनों तरीके से हर एक क्वेश्चन को करेंगे कि हमें 1 by 1 करके हर एक चीज समझ में आ जाए। चलिए तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन में, -4 to 4 x प्लस 2 इंटू dx मॉड के साथ में है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हैं, या तो आप मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बना लो, सो वेल एंड गुड, बढ़िया आराम से हो जाएगा। और अगर मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ आप नहीं बना पा रहे हो तो बेटर फिर आप लिमिट ब्रेक करो। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो इसका सोल्यूशन किया हुआ है वो तो लिमिट को ब्रेक करके किया है। ठीक है, लिमिट को हमने यहां पर ब्रेक किया है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास इंटीग्रल था जिसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी है -4 to 4। तो आप ये देखो कि x प्लस 2 जो होगा वो 0 कहां पे होगा, तो ऑब्वियसली -2 पे होगा। अगर हम x इक्वल -2 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिमिट चेंज होगी -4 से 2 पर, -2 पर और -2 से लेकर +4 पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर -4 से -2 एंड -2 से 4। ठीक है, ये चीज हमेशा जो गिवन लिमिट होती है वो वेरी करती है, उनमें मैच करेंगी। ठीक है, और इसके बाद में जब -4 से -2 के बीच में हो तो निगेटिव साइड है, तो इसमें क्या होगा, मॉड हमारा निगेटिव के साथ ब्रेक होगा, और -2 से आगे की साइड हमेशा पॉजिटिव साइड में ब्रेक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, -2 से पॉजिटिव, अदर साइड में निगेटिव साइड में। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर कितना आ रहा है 20। ये तो हो गया हमारा पहला प्रोसेस। चलो अब इसको हम इन्हीं सारे क्वेश्चन को, मतलब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे ग्राफ से। कैसे करते हैं देखो, तो हमने सबसे पहले बनाया मॉड एक्स ग्राफ, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, और चलो
तो ये तो हो गया हमारे पास मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमको बनाना है मॉड के साथ में x प्लस 2। तो x में चूंकि प्लस हो रहा है तो माइनस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया कि भाई ये -2 पॉइंट है और ये ग्राफ इसका हो गया। ठीक है, किसका है? मॉड के साथ में x प्लस 2 का, x प्लस 2 का। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला पॉइंट कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी कहां से कहां तक? -4 से लेकर +4 तक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से -4 तो कुछ यहां होगा ऐसे और +4 कुछ ऐसे इधर जाएगा। तो ये मान लिया हमने कि -2 है तो -4 कुछ यहां पर है, और सिमिलरली यहां से हम आगे साइड में जाएंगे तो +4 0 से लेकर 4 यूनिट इधर ले सकते हैं। चूंकि ग्राफ ये है तो कुछ इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि 4 यूनिट है, एक ट्रायंगल जैसा बनेगा, ट्रायंगल की शेप। ठीक है, तो एक बार इस पूरे जो फिगर को गंदा सा हो गया है इसको मैं प्रॉपर बना देता हूं। ठीक है, तो बेटा ये आपकी हो गई x एक्सिस और ये आपकी हो गई y एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ है, तो ये -2 पॉइंट होगा, है ना। अब हमें 4 तक जाना है, तो 4 के लिए मान लो वो पॉइंट ये था 4 यूनिट का, और -4 के लिए जाएंगे तो कुछ इधर मान लेते हैं कि -4 भाई ये है। ठीक है, तो हमको इस एरिया को कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा ये दोनों एरिया। अब चूंकि ये दोनों ही x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव का नेगेटिव हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए होगा सबसे पहले, तो जिससे हमें हाइट पता चल जाएगी भाई किस पॉइंट पे है। तो अगर इस फंक्शन में मैं एक बार x = 4 रखता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट डेफिनेटली 6 यूनिट का होगा। और अगर इधर जाएंगे तो एक बार -4 रख के देख लो। ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ये किसकी होगी? x प्लस 2 की होगी, और ये जो लाइन होगी -x -2 की होगी। ठीक है, -x -2 की होगी। तो इस तरीके से हम इन दोनों का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 0 to π/2 √ओवर cot x अपॉन में cot x प्लस 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है π/2 π/4 π/3। मुझे तो देखते ही समझ आ रहा है क्या करना है। ठीक है, बाकी आप देखो करके एक बार ट्राई। चलो आते हैं सोल्यूशन पे। क्या है सोल्यूशन इसका? सबसे पहले आपको क्या करना है? 0 to π/2 cot x अपॉन √ओवर cot x प्लस 10x है। ठीक है, तो हमने वही 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाई कि f of a - x कर देंगे, है ना, और इसको हमने i बोल रखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया? प्रॉपर्टी लगाई, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद में ये क्या हो गया? cot 90 - x अपॉन में cot 90 - x प्लस tan 90 - x। ठीक है, ऊपर वाला tan में चेंज हो गया, नीचे भी सब अपोजिट हो जाएंगे। cot tan में tan cot में चेंज हो गया, और सब पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो वैल्यू आई उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 देने के बाद में यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 दोनों को हमने कर दिया ऐड। जैसे ही ऐड किया सब कुछ कट के 1 आ गया। ठीक है, चूंकि tan पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म देखो इधर 2i हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू कैंसिल हो गई है। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x, और 0 to π/2 था, तो वैल्यू हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? π/4। आंसर कितना आ गया? π/4। समझ आ गया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -1 to 1 x इंटू मॉड ऑफ x dx बराबर कितना? -1 to 1 x इंटू मॉड ऑफ x बराबर इंटू dx बराबर कितना? 1 0 2 और -2। अगर मॉड प्लस में टूटा तो x², अगर माइनस रूट हुआ माइनस ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और है कि यहाँ पर हम इवन आउट चेक कर ले, क्योंकि लिमिट हमारी -a से a जैसी कुछ दिख रही है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, लेट fx बराबर x इंटू dx था, x की जगह पर एक बार -x रखा।
तो जब माइनस एक्स पुट किया तो माइनस उसमें से बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, ऑड। और ऑड फंक्शन के देखो इवन होता तो 2 टाइम हो जाता, ऑड है तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0। ठीक है जी, चलो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। -1 से 1 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो फिर से -1 से 1 1 माइनस एक्स डी एक्स था, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, और आंसर निकालेंगे। अच्छा मॉड है तो -1 से 1, तो इसका जो सी वाला पॉइंट आएगा तो किस पर 0 होगा, ये तो 1 पर 0 होगा, और 1 पर तो ऑलरेडी वहां पर लिमिट पुट की गई है, अगर ना होते तो 2 पार्ट ब्रेक करते। तो इसलिए हमने क्या किया है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 1 तक ही लिमिट है हमारे पास, 1 के आगे लिमिट नहीं है, तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक नहीं करेंगे, सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देंगे। तो x माइनस एक्स को ध्यान रखेंगे कि 2 पार्ट में ब्रेक कब करना है, जब आपकी लिमिट गिवन फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा हो। मान लो यहाँ पर होता है -1 से 2 तक, तब वहां पर हम क्या करते हैं, -1 से 1 जाते, फिर 1 से 2 जाते। ठीक है, बट 1 पर ही खत्म हो गया, सो नॉट एन इशू, सीधे सीधे उसको पॉजिटिव में ब्रेक करेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कितना आ गया इसका 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सोल्यूशन आपको खुद से करके दिखाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। एज अ होमवर्क दिया है मैंने, 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 0 to pi x into sin cube x dx, 0 to pi x into sin cube x into dx। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले इसको i मान लिया कि ये जो वैल्यू है वो i हो गई, i बराबर 0 to pi x into sin cube of x into dx। ठीक है, देन 0 to a into fx dx, तो क्या हो जाता है 0 to a f of a minus x dx। तो हमने उसमें क्या कर दिया, pi minus x into sin cube, sin pi minus x यहां भी करेंगे, बट sin 180 minus थीटा, सो दैट इज साइन थीटा, और दोनों को हमने ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ऐड किया, तो ऐड करने से क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, तो देखो यहां से क्या होगा बेटा कि पाई के अंदर मल्टीप्लाई करो, मतलब साइन क्यूब एक्स का, तो पाई साइन क्यूब एक्स इंटू एक्स साइन क्यूब एक्स। तो ऊपर वाला जो एक्स साइन क्यूब एक्स है, इन दोनों के ऐड करने से ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना हमारे पास, पाई साइन क्यूब एक्स। ठीक है, पाई हमने कर लिया बाहर, साइन क्यूब एक्स डीएक्स बच गया। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन सबको पहले से पता है कि साइन 3x वाले फॉर्मूले से होता है, उससे हमने चेंज किया तो 3 sin x माइनस साइन 3x हो गया, है ना। और चूंकि 4 sin क्यूब एक्स होता है, तो हमने क्या करते, 4 से इसको डिवाइड करते, पाई भी 4 इधर आ गया। समझ आ गया, साइन 3x का फॉर्मूला ओपन करना, और उसके बाद हमने इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दी है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 4π/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, -2 से लेकर 2 तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर से वही बात, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 1। ठीक है, तो एक्स इक्वल हो गया कितना, +-1, एक्स इक्वल कितना आ गया, +-1। तो एक -1 और एक 1, ये दो इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। ठीक है, तो यहां से हमने -2 से -1 गए, फिर -1 से 1 गए, और फिर 1 से 2 तक गए। ठीक है, तो ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट हमेशा बराबर आनी चाहिए, पहले बताया मैंने। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से हमने एक बार -1 पे तोड़ा, एक बार 1 पे तोड़ा, और बीच में उसको हमने उसमें सब्स्टिट्यूट करके कल इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद में क्या हुआ, हमने सीधे सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आया है, 4। ठीक है, अकॉर्डिंगली बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ध्यान रखेंगे बेटा, फिर से कह रहा हूं, ये जो ब्रेक करने वाला प्रोसेस है ना, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है ना, उसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के आप उसको 0 कर लो, जो उसका सोल्यूशन आएगा वो इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जैसे tan cot वाला था बेटा, सेम क्वेश्चन ये भी है। 7 जैसे 8 नंबर है, वैसे भी हमने पीछे क्वेश्चन किया था tan और cot में। ठीक है, तो i मानेंगे, i के बाद में 0 to π/2 था, तो इसको हम π/2 माइनस एक्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, ऐड करेंगे, फिर देखते क्या होता है ना। तो ये था, ये i बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, 0 to π/2 था, तो π/2 माइनस एक्स कर लिया। ठीक है, इसके बाद में दोनों को ऐड कर दिया,
इसको फर्स्ट सेकंड को ऐड करने से क्या हुआ, सब कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसका इंटीग्रेशन किया तो x आया, वैल्यू कितनी आ गई, π/4। ठीक है, तो बेटा होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, वो आपको करके लाना है। ठीक है, बाकी ये लेक्चर जो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।